हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट की सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि प्रारंभिक मानव जो थे उन्होंने औजारों का निर्माण किस प्रकार से किया, क्यों किया, इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि औजारों का निर्माण हमने क्यों किया, मानव को औजारों का निर्माण करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो मनुष्य ने अपने जीवन को सरल या आसान बनाने के लिए ऐसा किया। वह इसके सहायता से अपनी सुरक्षा, भोजन प्राप्त करने में, वह अपने सामाजिक संघर्ष में सहायता के लिए करता था। हमें भी पता है कि हम अपने औजारों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ताकि हम इससे अपने जीवन को सरल बना सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें, भोजन प्राप्ति इत्यादि अपने अन्य सामाजिक संघर्षों में इसके लिए सहायता करते हैं। परंतु जानने की बात एक और है यहाँ पे कि औजारें बनाना व इसके इस्तेमाल करने की क्रिया केवल मानव तक ही सीमित नहीं, पंछी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने व अन्य क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते हैं उन्हें वे स्वयं ही बनाते हैं। मनुष्य में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं जो अन्य या वानरों में नहीं पाई जाती। तो ये विशेषताएं कौन से, आइए हम इसको पढ़ते हैं। पहला है शारीरिक बनावट के कारण। मानव की शारीरिक बनावट इस प्रकार से है। दूसरा कारण है कि हाथ का कुशलतापूर्वक प्रयोग। हाथ जब हम कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं तो इसके द्वारा हम औजारों का इस्तेमाल व औजार बना पाते हैं अच्छी प्रकार से। तीसरा और सबसे मुख्य कारण है जो मानव जिस प्रकार औजार बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं उसमें अधिक स्मरण शक्ति तथा जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। इस और वानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव होता है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने के सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। यह संभव है कि अर्थात माना जाता है कि ऑस्ट्रोलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। लगभग 35,000 साल पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इसका प्रमाण हमें यहाँ से मिलता है कि फेंक कर मारने वाले भाले तथा तीर कमान जैसे नए नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। लगभग 21,000 वर्ष पहले कपड़े सिले जाने के प्रमाण मिलते हैं, अर्थात कपड़े सिलने के प्रमाण मिलते हैं, अर्थात सुई का निर्माण हो चुका है। इसका प्रमाण इस प्रकार से मिलता है कि समूरदार जानवर वो होते हैं कि जिनके रोएदार इनका जो चमड़ी होती है वो रोएदार होती है। तो जो उस टाइम के प्रारंभिक मानव थे उन्होंने इनको पकड़कर और इनके रोएदार खाल को कपड़ों की तरह प्रयोग करते थे। आइए अब हम आगे देखते हैं। संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, अर्थात संप्रेषण का मतलब है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अपनी बातों को रखना के माध्यम भाषा एवं कला कि जीवित प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा अर्थात कि जिसके द्वारा वह अपने बातों का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों को रखता है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। पहला मत, होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचालन करना, जिस प्रकार से इशारों तथा हाथों के संचालन इत्यादि से हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रख पाते थे। दूसरा मत है कि उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था, जिसमें यह शाब्दिक नहीं अशाब्दिक प्रकार था। तीसरा कारण है कि मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलाने की क्रियाओं से हुआ होगा, जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है। आज के टाइम पे भी अगर आप कुछ जानवरों में देखेंगे तो वह आह्वान या जैसे कि चिंपैंजी और गोरिल्ला में हम देखते हैं चिल्ला के आ की आवाज़ निकालते हैं, जिससे वह एक दूसरे को संदेश देना। तो इस प्रक्रिया से भी धीरे धीरे हम मान सकते हैं कि मानवों ने बोलना, अपने विचारों को रखना, संचार का आदान प्रदान करना सीखा। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। यह भी माना जाता है कि प्रारंभिक अवस्था में मानव ने बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा।
परंतु धीरे धीरे जिस प्रकार से ध्वनियाँ बढ़ती गई, उसका प्रयोग बढ़ता गया, तो वह भाषा के रूप में विकसित हो गई। अब आगे हमारे पास एक और प्रश्न खड़ा हुआ है कि उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई। ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण उसके बोलना संभव हुआ होगा। अर्थात माना जाता है कि होमो हैबिलिस जो थे उनके मस्तिष्क में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके कारण उसको बोलना संभव हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ। माना जाता है कि 20 लाख वर्ष पूर्व भाषा का विकास हुआ। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले माना जाता है। मस्तिष्क के विकास ऐसा भी माना जाता है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुआ था। अर्थात कि जिस प्रकार से कला का धीरे धीरे विकास हुआ, ड्राइंग वगैरह का विकास हुआ, चित्रकला का विकास हुआ, उसी प्रकार से भाषा का भी विकास हुआ। आइए आगे देखते हैं। उच्चारित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। अर्थात कला के द्वारा भी हम अपने विचारों को संप्रेषण करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे के आदान प्रदान करते हैं, और भाषा का भी यही काम है कि हम अपने संदेश को, अपने बातों को एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं। आइए आगे देखते हैं। फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स और सोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई हैं, जो 30,000 से 12,000 साल पहले की मानी जाती हैं। इनमें गोरों, घोड़ों, सकीन, हिरणों, गेंडों, रोगों, शेरों, भालू आदि के चित्र, तेंदुओं वगैरह के आदि के चित्र इसमें पाए गए हैं। आइए अब आगे देखते हैं। एक यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है कि अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क किस प्रकार से हुआ। अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान बहुत ही प्रसिद्ध रेगिस्तान है में रहने वाले कुंग सैन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। यानी कुंग सैन का एक पशुचारक समूह के साथ पहली बार संपर्क हुआ 1870 में। और इसमें क्या क्या बातें सामने आई, उन्होंने इस संपर्क होने के बाद, इस मिलने के बाद उन्होंने क्या क्या अपनी बातें रखी, क्या क्या हुआ, उसको मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जब सर्वप्रथम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए, थोड़े से अजीब किस्म के पैरों के निशान थे। वे लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके पास जाते थे तो वे घबरा के कहीं भाग जाते थे। अर्थात वह इनसे डरते थे, वह इन्हें बाहरी समझते थे। हमने उनके गांव देखे, परंतु हमेशा सुनसान ही, क्योंकि जब भी कोई अजनबी वहाँ आता वो भाग जाते और छुप जाते। हमने मन ही मन में कहा, उस कुंग सैन क्या दिखता है, क्या कहता है अपनी बातों में कि अरे यह तो बहुत ही अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर हैं और हम अब आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर शासन स्थापित कर लिया और बिना किसी खून खराबे, लड़ाई झगड़े की हमने उन पर शासन स्थापित कर लिया। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान की, और इसको आप याद रखें, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं आपको प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, अपना साथ हमारे साथ जोड़ें। हमारे प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई हमसे गलती हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, कोई कमी ज़्यादा प्लीज़ हमें बताएं, हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।